हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग इस क्लास में साझेदारी के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और जो संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साझेदारी के क्या एडवांटेज है, यानी कि उनकी क्या उसके गुण हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है सुगम स्थापना। अब साझेदारी को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपन ने जो भी साझेदारी की है उसके बाद में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन अपन करा सकते हैं। और जब साझेदारी का अपन निर्माण कर रहे हैं, साझेदारी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके स्टार्टिंग में अपने को किसी भी ब्रोशर को छपवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होता है कि उनको इन चीज़ों पर उनका खर्चा नहीं होता, कम होता है। ठीक है, दूसरा होता है अधिक वित्तीय साधन। अब एकाकी व्यापार की तुलना में इसमें जो साझेदारों की संख्या होती है वो अधिक होती है, इसीलिए जब वो आपस में मिलकर पूंजी लगाते हैं तो इनके पास साझेदारी में अधिक पूंजी इकट्ठी होती है और वो अपने व्यापार को एक विशाल रूप दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा है ऋण मिलने की सुविधा इजी टू गेट लोन। अब इसमें क्या होता है कि एकाकी व्यापार की तुलना में जो साझेदारी के दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं, वो एक लिमिटेड होते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है, उनकी गुडविल मार्केट में बनी रहती है। अब कोई भी ऋणदाता होता है वो इनकी गुडविल के कारण इनको लोन देने में हिचकिचाता नहीं है, इनको लोन देने के लिए कोई उनको दिक्कत नहीं होती। इसी कारण जो एकाकी व्यापार की तुलना में है, साझेदारी में उनको अधिक लोन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। दूसरा, ऋणदाताओं को ये लगता है कि इन केस कभी साझेदारी नुकसान में चली गई, इनका व्यापार अगर नुकसान में चला गया तो वो जो भी साझेदार हैं उनकी निजी संपत्तियों को बेचकर भी वो अपनी ऋण की पूंजी ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है योग्यताओं का एकीकरण। अब साझेदारी में क्या होता है, अधिक एकाकी व्यापार की तुलना में अधिक साझेदार होता है, जिससे क्या होता है हर साझेदार में कोई न कोई अनुभव या उनमें कोई न कोई योग्यता होती है और वो सभी मिलाकर एक बिजनेस को सही तरीके से चला सकते हैं या उनका जो प्रबंधन या संचालन है वो एक सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक प्रेरणा, मोर इंसेंटिव। साझेदारों में यह विश्वास है कि वे संपूर्ण लाभ के अधिकारी और हानि के वहनकर्ता होंगे, उन्हें अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। अब साझेदारों को इसमें पता होता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं उससे जो भी इनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसका डायरेक्टली जो इनको वहन करने वाले होंगे वो खुद ही होंगे। इनको ही अगर वो मेहनत करेंगे उससे लाभ होगा तो भी उनके ऊपर ही आएगा और उनको अगर हानि होगी तो उसका भी उनको ही वहन करना होता है। जबकि जो कंपनी होती है, कंपनी में जो काम करने वाले होते हैं उसको तुलना कम होती है कि उनको वो जो काम करते हैं उसका बेनिफिट दूसरे लोगों को भी साथ में ज़्यादा मिलने लगता है। तो इसीलिए कंपनी की तुलना में इसमें प्रेरणा अधिक मिलती है। ठीक है, 6 है व्यक्तिगत संपर्क। अब साझेदारी में सदस्य लिमिटेड होते हैं तो वो डायरेक्ट अपने ग्राहकों के कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनकी मांग के अनुसार या उनकी रुचि के अनुसार उनको प्रोडक्ट या उनको सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, साझेदारी में एक ग्राहक और व्यापारी यानी कि साझेदारों के बीच में एक व्यक्तिगत संपर्क बना रहता है। 7 है गोपनीयता। अब इसमें एकाकी व्यापार की तुलना में तो गोपनीयता कम होती है, परंतु जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है उसकी कंपैरिजन में गोपनीयता अधिक होती है, क्योंकि संयुक्त पूंजी कंपनी में जो भी फर्म होता है उसको उनके जो शेयरधारक होते हैं उसमें उनको वो एक ब्रोशर या एक तरह से बैलेंस शीट और लास्ट में उनको बतानी पड़ती है कि अपना बिजनेस कितना प्रॉफिट में या कितना लॉस में। जबकि साझेदारी में इस जो भी है उनके लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, जैसे 8-10 पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में ही वो रहस्य रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोच, फ्लेक्सिबिलिटी। अब साझेदारी में वही लिमिटेड सदस्य होते हैं तो इसमें इन केस यदि कभी व्यापार स्टार्ट होने के बाद में ऐसी कभी दिक्कत आ जाती है कि जो भी अपन ने व्यापार स्टार्ट किया है उसमें
अपने को सही तरीके से मुनाफा नहीं हो पा रहा है, या अपने जो जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपन ने जो व्यापार लगा रखा है वो यदि पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनको समय के साथ उस व्यापार को बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये संयुक्त पूंजी कंपनी की तुलना में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में अपन ने जिसका व्यापार स्टार्ट किया है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। 9th है जोखिम का बंटवारा, यानी कि इसमें क्या एकाकी व्यापार की तुलना में जब साझेदारों की संख्या अधिक होती है तो इनकेस अगर अपनी साझेदारी या अपना जो व्यापार होता है वो नुकसान में चला जाता है, लॉस में चला जाता है, तो उसका जो हानि होती है वो सभी पार्टनर्स में जिस रेशो में अपन ने पूंजी इन्वेस्ट की है उस रेशो में हानि डिवाइड हो जाती है। ठीक है। 10वां है लोकतंत्रीय आधार पर संगठन। साझेदारी व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन उसके सभी साझेदारों द्वारा किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सदस्यों की सर्वसम्मति से किया जाता है। अब साझेदारी में जब साझेदारों की संख्या अधिक होती है तो वो यदि कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो सभी आपस में एक दूसरे से परामर्श करके उस निर्णय को लेते हैं। ठीक है, तो ये थे पार्टनरशिप के क्या एडवांटेज है। अब कुछ पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज भी है, वो है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व के कारण साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति भी सुरक्षित होना नहीं होती। जोखिम के भय से वे प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार कर करते। अब इसमें असीमित दायित्व के कारण कभी कभार क्या होता है कि यदि बिजनेस नुकसान में चला जाता है तो उनकी जो निजी संपत्ति होती है वो भी, यानी कि कोई लोन देने वाला होता है तो वो उनकी निजी संपत्ति भी बेचकर उनकी लोन की राशि वो ले सकता है। ठीक है। सीमित पूंजी, इसमें कंपनी की तुलना में साझेदारों की संख्या लिमिट यानी कि सीमित होने के कारण जो इनके पास इन्वेस्टमेंट की जो पूंजी इकट्ठी होती है वो संयुक्त पूंजी कंपनी की तुलना में बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से वो अपने व्यापार को बहुत विस्तृत या विशाल लेवल पर बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। 3rd है आपसी मतभेद। सामान्यतः साझेदारी फर्म के कुछ दिन चलने के बाद में साझेदारों में परस्पर मतभेद शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे इनकी साझेदारी को समय बीतने लगता है या टाइम होने लगता है तो साझेदारों में क्या है आपस में कुछ मतभेद होने लगते हैं। उन मतभेदों के कारण कभी कभार मतभेद इतने बढ़ सकते हैं कि हो सकता है वो साझेदारी उनको तोड़नी पड़ती है, उस बिजनेस को ही बंद करना पड़ता है। तो ये एक उनका मेन डिसएडवांटेज रहता है। हित हस्तांतरण पर रोक। अब इसमें यदि कोई साझेदार है, वो साझेदार उस बिजनेस से या उस साझेदारी से निकलना चाहता है तो वह इसमें संभव नहीं है। कोई भी साझेदार अपनी हिस्सेदारी को किसी दूसरे यानी कि साझेदारों के अलावा किसी व्यक्ति को सौंप नहीं सकता। वह सदैव इस साझेदारी से बंधा रहेगा या फिर वह उस साझेदारी का अपना जो भी हिस्सा है उसको लेकर वो निकल सकता है, लेकिन वो किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता। ठीक है। अस्थायी जीवन। साझेदारी में स्थायित्व का पूर्ण अभाव रहता है। किसी भी साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया होने अथवा अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। अब कोई भी साझेदार होता है, इन केस यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है तो उस केस में उसका उत्तराधिकारी साझेदारी में नहीं आ सकता, क्योंकि जब साझेदार को लिया जाता है तो उसमें कोई ना कोई एबिलिटी होने के कारण उसको उस साझेदारी में लिया जाता है, परंतु उसकी मृत्यु या उसके दिवालिया होने पर उसके उत्तराधिकारी को उसमें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसमें वो एबिलिटी होगी या नहीं होगी यह कहना संभव नहीं है। ठीक है। निर्णय में विलंब। अब साझेदारी में एकाकी व्यापार की तुलना में अधिक साझेदार होता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो आपस में सभी के साथ परामर्श करके ही डिसीजन लिया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि एकाकी व्यापार की तुलना में जो निर्णय लेने में है इसमें देरी लगती है, और कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई अच्छा मौका आया हुआ होता है वो निर्णय लेने में देरी के कारण वो हाथ से निकल जाता है। ठीक है। तो ये थे साझेदारी के कुछ डिसएडवांटेज, नुकसान क्या थे। अब जो एकाकी व्यापार है और जो साझेदारी है इन दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो अंतर का आधार है उसमें जैसे सदस्यों की संख्या।
तो एकाकी व्यापार में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 1 होती है, जबकि जो साझेदारी होती है उसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक गैर बैंकिंग में तो 20 और बैंकिंग के अलावा जो व्यवसाय होते हैं उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्थापना। एकाकी व्यापार की स्थापना बहुत सरल है, इसमें कोई भी अपने को कानूनी कार्रवाई या औपचारिकता नहीं करनी पड़ती, जबकि जो साझेदारी होती है उसमें कुछ औपचारिकताएं करनी पड़ती है कि जैसे जो भी साझेदार है उन सभी साझेदारों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक अनुबंध बनता है, तो उस अनुबंध की कार्रवाई उनको करनी पड़ती है। ठीक है। थर्ड है रजिस्ट्रेशन। एकाकी व्यापार में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो साझेदारी होती है उसको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आप अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है। साधन। अब एकाकी व्यापार में एक अकेला व्यापारी यानी कि वो सदस्य एक ही होता है, जिसके कारण उसके पास सीमित साधन या उसमें जो इन्वेस्टमेंट पूंजी होती है वो सीमित होती है, परंतु जो साझेदारी होती है उसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसके कारण वो अधिक इन्वेस्टमेंट पूंजी या फिर जो मैनेजमेंट को चलाने के लिए वहाँ पर अधिक लोग मिल सकते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की एबिलिटी होती है, तो उनको वो सही तरीके से उनका मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। ठीक है। निर्णय। जो एकाकी व्यापार है उसमें एक ही सदस्य होता है, तो वो अपना डिसीजन बहुत फास्ट ले सकता है, जबकि साझेदारी में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए आपस में परामर्श किए बिना कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकते, इसके कारण उसमें वहाँ पर निर्णय लेने में उनको देरी आती है। ठीक है। गोपनीयता। एकाकी व्यापार में गोपनीयता अधिक रहती है, क्योंकि उस व्यापार का उसको अगर यदि कोई लाभ या हानि हो रही है तो उसके सारे रहस्य उस अकेले आदमी को ही पता रहते हैं, तो इसमें गोपनीयता ज़्यादा बनी रहती है, जबकि साझेदारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए उसकी गोपनीयता कम बनी रहती है। ठीक है। कार्य क्षेत्र। अब इसमें अकेला व्यापारी होता है तो इसके कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, उसको मैनेजमेंट के सारे कार्य उस अकेले व्यक्ति को ही करने पड़ते हैं, जबकि तो साझेदारी में क्या होता है कि उस अकेले व्यक्ति को ही अपना सारा बिजनेस देखना पड़ता है, इसकी वजह से उसका बिजनेस ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता, जबकि क्या होता है साझेदारी में क्या होता है कि उसका सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तो सभी लोग अपना अलग अलग कार्य देख सकते हैं, इसके कारण उसका बिजनेस ज़्यादा फैला हुआ होता है या उनका कार्य क्षेत्र ज़्यादा होता है। ठीक है। लाभ हानि। अब एकल स्वामित्व में या एकाकी व्यापार में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस सीधा ही उसका जो मालिक होता है या उसका जो व्यापारी होता है उसी के ऊपर पूरी उसकी जिम्मेदारी होती है या उसके द्वारा ही पूरा वहन किया जाता है, जबकि साझेदारी में जिस रेशो में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उस रेशो में उनको लाभ या हानि उस रेशो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। उत्तराधिकारी। एकाकी व्यापार की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी स्वयं एकाकी व्यापारी बन जाता है। अब जो एकाकी व्यापार की इनकेस कभी मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी वो एकाकी व्यापार का मालिक बन जाता है, जबकि साझेदारी में क्या होता है कि किसी साझेदार की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस साझेदार को उस पार्टनरशिप में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो साझेदार डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो साझेदार की मृत्यु हुई है उसमें जो गुण थे उसमें जो एबिलिटी थी वो उनके उत्तराधिकारी में होगी या नहीं होगी यह अपन पहले से बता नहीं सकते, इसीलिए मृतक का जो उत्तराधिकारी होता है वो साझेदारी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा वो साझेदार डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो ये थे साझेदारी के क्या गुण हैं, साझेदारी क्या क्या डिसएडवांटेज है और एकाकी व्यापार तथा साझेदारी में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट है संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जो एकाकी व्यापार में जो सदस्यों की संख्या थी वो 1 थी, साझेदारी में जो सदस्यों की कम से कम संख्या थी वो 2 और अधिकतम गैर बैंकिंग के लिए 10 और बैंकिंग फील्ड के लिए 20 थी। अब संयुक्त पूंजी कंपनी में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं, इसी कारण इसको बोला जाता है संयुक्त पूंजी कंपनी। ठीक है। अब यह एक ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो कुछ व्यापार में लाभ कमाने के लिए अंशों के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अंशधारी कहते हैं। इसके संचालन के लिए एक बोर्ड होता है जिसे निदेशक मंडल कहते हैं, इसका चुनाव अंशधारियों द्वारा
किया जाता है। प्रबंध के लिए आवश्यक सभी अधिकार निदेशक मंडल को ही मिले होते हैं। अब संयुक्त पूंजी कंपनी में क्या होता है कि कोई भी व्यापार स्टार्ट होता है, कोई भी व्यवसाय स्टार्ट होता है, तो उस व्यवसाय के कुछ शेयर निकाले जाते हैं। उन शेयरों को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और उन शेयरों से जो राशि इकट्ठी होती है उसके द्वारा वो कंपनी चलती है। ठीक है। दूसरा, इस संयुक्त पूंजी कंपनी का जो मैनेजमेंट यानी कि जो प्रबंध का कार्य देखते हैं, वो उनके शेयर धारकों द्वारा एक बोर्ड बनाया जाता है, एक निदेशक बोर्ड बनाया जाता है। उन बोर्ड का जो इलेक्शन होता है, उसके मेंबरों का जो चुनाव होता है, वो अंशधारियों द्वारा किया जाता है और उस व्यवसाय का यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं वो उस निदेशक मंडल के द्वारा देखा जाता है। ठीक है। अब जो संयुक्त पूंजी कंपनी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो निजी सीमित कंपनी और सेकंड है सार्वजनिक सीमित कंपनी। तो जो फर्स्ट है निजी सीमित कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें जो सदस्यों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, परंतु जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 50 होती है। मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या है वो 50 होती है। इसी कारण जनरली क्या होता है कि किसी परिवार को जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है या कोई दोस्तों को आपस में मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट करनी होती है, तो वो इस जॉइंट स्टॉक या निजी सीमित कंपनी को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इनके शेयर होंगे वो एक दूसरे को आपस में हस्तांतरित कर सकते हैं, एक दूसरे को आपस में वो बेच सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब भी निजी संपत्ति सीमित कंपनी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इसका एक प्रोस्पेक्टस यानी कि ब्रोशर अपने को छपवाना पड़ता है। उस ब्रोशर में जो भी कंपनी स्टार्ट हो रही है उसके बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी एक तरह से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, कि जो भी कंपनी चल रही है उसकी जो साल के एंड में जो बैलेंस शीट होती है या ऑडिट रिपोर्ट होती है वो उस कंपनी के सभी सदस्यों को देनी पड़ती है या उनको प्राप्त करने का वो अधिकार रखते हैं। ठीक है। और इस कंपनी के साथ एक प्राइवेट शब्द का लगाना कानूनी रूप से आवश्यक है, यानी कि आपकी जो कंपनी का नाम होगा उसके साथ में प्राइवेट शब्द लगाना आवश्यक है। ठीक है। तो ये थी निजी सीमित कंपनी। दूसरा है सार्वजनिक सीमित कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3, 1 एवं 4 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। एक सार्वजनिक कंपनी न तो अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है और न ही सदस्यों की संख्या पर। इसकी सदस्यता देश के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। अब जो सार्वजनिक सीमित कंपनी होती है इसमें जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है वो 7 होती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, यानी कि उस देश का कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के शेयर को खरीद सकता है और अपनी हिस्सेदारी उसमें रख सकता है। ठीक है। तो इसमें जो शेयरों का हस्तांतरण होता है उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा हो तब उन शेयरों को वो मार्केट में बेच सकता है। ठीक है। दूसरा, जब कंपनी स्टार्ट होती है तब इस कंपनी की पूरी डिटेल यानी कि एक ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस उस कंपनी को छपवाना पड़ता है कि ये बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है, जिनको भी शेयर खरीदना है वो शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा, इस कंपनी पर जो पूरा नियंत्रण होता है वो एक तरह से सरकार का रहता है। ठीक है। सरकार का नियंत्रण होने के कारण क्या होता है कि जो भी शेयर धारकों के उसमें पैसे लगे हुए होते हैं या उनके शेयर धारकों के जो भी हित होते हैं उनकी रक्षा गवर्नमेंट कर सकती है। उनके किसी भी तरह से पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम या उनको नुकसान में जाने की संभावनाएं कम रहती है। ठीक है। तो ये थे सार्वजनिक सीमित कंपनी। अब जो सार्वजनिक सीमित कंपनियों के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहले सीमित दायित्व कि इसमें जिन अंशधारकों का जो पैसा लगा हुआ होता है उन अंशधारकों का दायित्व उनके जो अंशों के जो अंकित मूल्य होता है वहीं तक उनका सीमित रहता है। तो सभी अंशधारकों का इसमें जो दायित्व होता है वो सीमित रहता है। अपने उनके अंशों की जो या उन्होंने जितना उनका पैसा इन्वेस्ट हो रखा है उतना ही उनके सीमित रहता है। ठीक है। दूसरा है वृहद वित्तीय संसाधन। अब इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है जिससे कंपनी क्या होती है, अधिक
पैसा जुटा सकती है, यानी कि उस कंपनी को विशाल स्वरूप देने के लिए वो अधिक से अधिक उसमें पैसा जुटा सकती है। ठीक है। तीसरा है निरंतरता। अब एक कंपनी का जो व्यावसायिक जीवन होता है वो दीर्घकालीन होता है। ये कंपनी है वो लंबे समय तक चलती है। इसमें किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या छोड़ जाती है, उससे उसकी कंपनी को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी अपने उसी तरह से वो चलती रहेगी। ठीक है। फोर्थ है अंशों की हस्तांतरणीयता। अब जो सार्वजनिक सीमित कंपनी होती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो अपने शेयर को या अपने अंशों को बेचने के लिए एक तरह से पूरी तरह से वो स्वतंत्र है। उनको अपने शेयर बेचने के लिए किसी भी प्रकार की किसी से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जबकि जो निजी सीमित कंपनी होती है उसमें जो शेयर को बेचने की है उसमें जो लिमिटेड संख्या जो कि अधिकतम 50 होती है, उनके आपस में वो एक दूसरे को शेयर बेच सकते हैं। ठीक है। जोखिम का वितरण। अब इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इस कारण यदि कभी जो कंपनी है वो नुकसान में चली जाती है, हानि में चली जाती है, तो जो हानि होती है वो सभी सदस्यों में विभाजित हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हानि का किसी पर्टिकुलर एक पर लोड नहीं आता है। ठीक है। सामाजिक लाभ। अब जो कंपनी होती है, कंपनी संगठन समाज की बचतों को संगठित करके उद्योग में निवेश करने में सहायता करता है कि वहाँ इस कंपनी जब स्टार्ट होती है तो इसमें देश के या समाज के कोई भी बंदा या कोई भी युवक उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, उसके शेयर खरीद के अपनी हिस्सेदारी उस कंपनी में वो रख सकता है। ठीक है। तो ये थे कंपनी के क्या एडवांटेज है। इसी प्रकार संयुक्त पूंजी कंपनी के क्या नुकसान है, दोष क्या है। तो सबसे पहले है स्थापना में कठिनाई। अब जब किसी कंपनी का गठन होता है तो उसके लिए इनिशियल खर्चा बहुत आता है, क्योंकि अपने को कंपनी का स्थापना करने से पूर्व अपने को उसके कई प्रकार के उनके फॉर्मेट्स या प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं और उनकी एक पूरी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई उसको स्टार्ट में करनी पड़ती है, उसका पूरा ब्रोशर छपवाना पड़ता है। तो इससे कारण क्या है, कोई जो इनिशियल उसकी स्थापना होती है तो उस स्थापना में इस प्रकार के उसमें खर्चे अधिक होते हैं। ठीक है। दूसरा है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। तो जब एक कंपनी होती है उस कंपनी में पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल का होने का मतलब कि उनको जब भी साल के अंत पर उनको बैलेंस शीट शो करनी पड़ेगी, उनको समय समय पर जो क्वार्टर की रिपोर्ट होती है वो होती है या बैलेंस शीट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो सभी को उनको उनका प्रकाशन करना अनिवार्य है, नहीं तो सरकार उन पर किसी भी प्रकार की रोक लगा सकती है। ठीक है। तो एक तरह से उन पर अत्यधिक सरकारी कंट्रोल रहता है। थर्ड है निर्णय में देरी। अब इसमें जो मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं वो एक निदेशक मंडल देखते हैं, तो उसमें अधिक सदस्य होने के कारण जो निर्णय लिया जाता है वो आपस में जब विचार विमर्श करते हैं तो इसके कारण निर्णय में देरी होती है, उसमें एक अधिक समय व्यर्थ हो सकता है। ठीक है। गोपनीयता का अभाव। फोर्थ है गोपनीयता का अभाव। अब कंपनी होती है, कंपनी में या उसका कार्य देखने वाले मैनेजमेंट के लोग अधिक होते हैं, इसीलिए दूसरा उनको जो भी अपना बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस की समय समय पर उनको रिपोर्ट, बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिससे उन कंपनी के जो रहस्य होते हैं, उनकी जो गोपनीयता होती है, उस गोपनीयता इस कंपनी में एकाकी व्यापार की तुलना में बनी या साझेदारी की तुलना में कम बनी रहती है। ठीक है। तो ये था कि साझेदारी या संयुक्त पूंजी कंपनियों के क्या दोष है, क्या नुकसान है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है अपाकरण, लिक्विडेशन, जिसका मतलब होता है कि जब कंपनी की देनदारी कंपनी की संपत्ति से अधिक हो जाती है तथा ऋण देने वाली कंपनी को अपना ऋण चुकाने के लिए बाध्य करते हैं तो कंपनी को बंद करना पड़ता है। यह स्थिति अपाकरण कहलाती है। क्या होती है कि कोई कंपनी जब चलती है तो कभी कभार एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि कंपनी की जो देनदारी होती है, यानी कि कंपनी के जो पैसे मांगने वाले लोग होते हैं, वो कंपनी के संपत्ति से अधिक हो जाती है।
तो उस केस में क्या होता है कि जो भी ऋण देने वाली कंपनी है वो क्या करेंगे कि उस कंपनी को बेचने के लिए बाध्य करते हैं, या फिर उस कंपनी को, जैसे सरकार क्या करती है कि उस कंपनी को बेचकर उसकी जो भी लोन होगी उन लोन को चुकाने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि वो कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है, तो इस स्थिति में कि जो भी कंपनी को बेचकर जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि को सबसे पहले तो क्या होगा, जो ऋण मांग रहे, जो लोन मांग रहे हैं उन लोन वालों को चुकाया जाएगा, और उसके बाद में भी यदि कोई राशि बचती है तो वो जिसका पैसा इन्वेस्ट है, यानी कि जो उसके अंशधारी है, उन अंशधारियों में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपाकरण। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कि साझेदारी के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।